नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन, जिसमें हम गांव एवं कस्बे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको गांव के बारे में बताया था। हम लोगों ने अध्ययन किया था गांव या ग्रामीण समुदाय के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कस्बे के बारे में। कस्बा यानी कि टाउन। कस्बा आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को कई भागों में बांटा गया है। उनमें से एक कस्बा भी है। सामान्यतः कस्बा उस बस्ती को कहा जाता है जिसकी आबादी 5,000 से 10,000 तक हो। कुछ विद्वान 40,000 तक की आबादी वाली बस्ती को तो कुछ 50,000 तक की आबादी वाली बस्ती को कस्बा एवं इससे अधिक आबादी होने पर उसे नगर या सिटी कहते हैं। भारत में गंगा यमुना दोआब में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जिनकी आबादी 30,000 या 35,000 से अधिक है। कस्बे की अवधारणा भिन्न भिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, सभ्यताओं, देशों एवं समय के साथ साथ बदलती रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व के 133 देशों का सर्वे कराया गया। इस सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 33 देशों ने गांव, कस्बा व नगर का भेद जनसंख्या के आधार पर, 20 देशों ने जनसंख्या व अन्य आधारों पर, 65 देशों ने वैधानिक, प्रशासनिक एवं सरकारी आधार पर एवं 15 ने कोई अन्य आधार मानकर यह भेद कर रखा है। कस्बा भी नगरीय क्षेत्र ही है, किंतु वह नगर की तुलना में छोटा होता है। कई बार अंग्रेजी के टाउन या सिटी शब्द का प्रयोग समानार्थक शब्दों में होता है। ब्रिटेन में नगरीय क्षेत्रों के लिए आज भी टाउन शब्द का प्रयोग होता है। सिटी शब्द का प्रयोग रोमन साम्राज्य एवं ब्रिटेन में उन नगरों के लिए होता था जहां प्रधान गिरजाघर अथवा ईसाई पादरियों का स्थान होता है। रिचथोफेन ने कस्बे को परिभाषित करते हुए लिखा है, कस्बा एक संगठित समूह है और जिसमें सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय, कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित है। रेटजल महोदय ने कस्बे की 3 विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, कस्बे में व्यापार एवं उद्योगों की प्रधानता होती है। नंबर 2, मकानों का केंद्रीकरण तथा नंबर 3, निवासियों की एक न्यूनतम जनसंख्या 2,000 से अधिक होती है। भारत में 1891 से 1941 तक की अवधि में जनगणना में कस्बे की परिभाषा लगभग एक ही रही। 1951 में मामूली संशोधन हुआ। इस अवधि में कस्बे की परिभाषा इस प्रकार थी, सभी नगर पालिकाओं को चाहे किसी भी जनसंख्या की हों तथा मकानों के अन्य प्रत्येक सतत समूह को जिसमें कम से कम 5,000 व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करते हों तथा जिसे जनगणना अधिकारी कस्बा घोषित करता हो। 1961 में इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया। 1971, 1981 एवं 1991 की जनगणना में निम्न आधारों पर कस्बे का निर्धारण किया गया। अब जिन आधारों पर कस्बे का निर्धारण किया गया वे हैं, पहला है, वे सभी स्थान कस्बे कहे जाएंगे जिनमें नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, नोटिफाइड नगर क्षेत्र या इसके समकक्ष की कोई इकाई हो। दूसरा पॉइंट है, जहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो। थर्ड, जहाँ पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% भाग कृषि के अतिरिक्त कार्यों में लगा हुआ हो। फोर्थ पॉइंट है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर या 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील हो। पांचवा पॉइंट है, अन्य कोई स्थान जो उपयुक्त विशेषताओं में सीमावर्ती
यानी कि मार्जिनल है, लेकिन प्रांतीय जनगणना अधिकारी के अनुसार स्पष्ट नगरीय सुविधाएं एवं विशेषताएं रखता हो। गांव, कस्बा एवं नगर का भेद व्यक्त करने के लिए दो प्रकार की परिभाषाएं प्रधान रही हैं, एक वैधानिक एवं दूसरी भौगोलिक। वैधानिक परिभाषाओं में कस्बा वह है जिसे सरकार कानून या सरकारी जनगणना के द्वारा कस्बे की मान्यता प्रदान करती है। भौगोलिक दृष्टि से कस्बे में वह संपूर्ण निर्मित क्षेत्र शामिल हैं जो सभी दिशाओं में उस सीमा तक फैला होता है जहाँ तक कृषि क्षेत्र, जंगल तथा अन्य नगरीय भूमि या जलाशय महत्वपूर्ण ढंग से कस्बे के फैलाव को अलग न करता हो। इस परिभाषा का प्रयोग अधिकांशतः भूगोलवेत्ता करते हैं। स्पष्ट है कि कस्बा भी नगरीय क्षेत्र ही है और कस्बे व नगर के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त टाउन तथा सिटी शब्दों का समानार्थक रूप में प्रयोग होता है। अतः कई बार हमारे सामने यह कठिनाई आ जाती है कि कोई परिभाषा विशेष कस्बे के लिए है या नगर के लिए। कस्बे एवं नगर का भेद बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज अध्ययन किया, एक तो कस्बे के बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।